बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 के फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है व्हाट इज़ मेंट बाय सफिशिएंसी, एक्सप्लेन द फिशर नेमांस फैक्टराइजेशन क्राइटेरियन फॉर सफिशिएंसी। ये दोनों पार्ट्स जो है ये पूरी जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं आपको सफिशिएंसी के बारे में भी बताया है और इसका फैक्टराइजेशन क्राइटेरियन फिशर नेमान के अकॉर्डिंग भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट बी की स्टेटमेंट है लेट x1 x2 so on to xn be a random sample from the distribution f of x semicolon p is equals to p x q where x is equals to 0 1 2 and so on, show that summation xi is a sufficient statistics। आपके पास यहाँ पर PDF दिया गया है p x q, उसके बाद x की जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ हैं। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन में आपने समीशन एक्स आई जो है वो सफिशेंट स्टैटिस्टिक्स डिटरमाइन करना है कि क्या सफिशेंट जो समीशन एक्स आई है वो सफिशेंट स्टैटिस्टिक्स है। तो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है सफिशेंसी बेसिकली। तो अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 15.10 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास जो PDF गिवन है वो है p की पावर एक्स क्यू, जिसमें x की वैल्यूज़ है 0 से लेकर 100 n तक। ठीक है, आप इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने x की जगह पर 0 वैल्यू पुट करनी है, देन 1 देन 2 एंड सो ऑन टू n। अब हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली अप्लाई करना है सफिशेंसी के लिए हम लोग सबसे पहले जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, जो भी हम लोगों के पास PDF होता है वो। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 1 से लेकर सो ऑन टू n तक वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ x1 x2 सो ऑन टू xn और आगे आ जाएगा p जो कि इसका पैरामीटर है इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। इस साइन को हम कहते हैं प्रोडक्ट, जिसमें i इज़ इक्वल्स टू 1 to n तक वैल्यूज़ होती हैं। अब x1 x2 सो ऑन टू xn तक जब आप ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा xi और इसके साथ आ जाएगा q। अब यहाँ पर x1 से xn तक की वैल्यूज़ होने के बाद अब अगर ये प्रोडक्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा p समीशन xi q और इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा n, क्योंकि प्रोडक्ट जब ख़त्म होता है तो यहाँ पर आ जाएगा n। अब यहाँ पर जो ये पूरी टर्म है ये बन जाएगी g समीशन xi सेमीकोलन p और ये यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसके साथ, तो ये h ऑफ x आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि p समीशन एक्स आई p जो है वो किसके इक्वल है, वो हम लोगों के पास इक्वल है p समीशन एक्स आई क्यू n के। और हम यहाँ पर q को 1 माइनस p भी लिख सकते हैं जैसा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर h ऑफ x हम लोगों के पास 1 के इक्वल है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बताया है कि फंक्शन ऑफ x सेमीकोलन p फैक्टर्स जो है वो हम लोगों के पास 2 फंक्शंस डिफाइन कर रहा है। तो ये हम लोगों के पास सेटिस्फाई कर रहा है फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया ऑफ सफिशेंसी। तो जो हम लोगों के पास समीशन एक्स आई है जो p की फॉर्म में है, p के ऊपर पार में है, वो हम लोगों के पास सफिशेंट स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन में 15.10 का पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास इसके पार्ट सी की स्टेटमेंट है लेट x1 x2 so on to xn be a random sample from the normal distribution with mean mu and variance sigma square, show that x bar is a sufficient estimator for mu। आपके पास यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो PDF है आपने वो यूज़ करना है, जिसमें मीन की जगह आपने म्यू पुट करना है और वेरिएंस की जगह पर सिग्मा स्क्वायर, और आपने ये प्रूव करना है कि क्या एक्स बार जो है वो सफिशेंट एस्टिमेटर है म्यू का या नहीं। तो अब हम लोग इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है हम यहाँ पर वो डिफ़ाइन करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोगों के पास PDF है वो है फंक्शन ऑफ एक्स सेमीकोलन म्यू। हमने यहाँ पर म्यू इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल म्यू का सफिशेंट एस्टिमेटर है या नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर म्यू लिखा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो अब हम इसी फॉर्म का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x1 से xn तक सीरीज़ आएगी। सबसे पहले यहाँ पर x1 से xn तक म्यू, उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा i इज़ इक्वल्स टू 1 to n 1/√2 पाई और सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा आपके पास अंडर रूट में नहीं है तो ये बाहर आएगा e माइनस
एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x1 है वो 1 से लेकर n तक की सीरीज़ जब यहाँ पर चलेगी तो यहाँ पर ये x जो है ये x1 से xn तक की सीरीज़ चलेगी। तो यहाँ पर इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे समेशन, ये बन जाएगा 1/2 पाई और अंडर रूट जो है जब हमने इसको ख़त्म किया है तो ये बन जाएगा n/2 इसलिए क्योंकि ये n जो है ये वाला ये प्रोडक्ट के साथ जब आएगा तो इसकी पावर में n आ जाएगा और डिवाइड में 2, यानी कि ये जो अंडर रूट है वो हम लोगों के पास बेसिकली इक्वल होता है 1/2 के। तो हम लोगों के पास यहाँ जब हमने प्रोडक्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें आ जाएगा n/2 और इसके साथ आ जाएगा सिग्मा n और यहाँ पर आ जाएगा e माइनस समेशन इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा समेशन x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब हम लोगों के पास ये जो फॉर्म है समेशन x माइनस म्यू स्क्वायर ये कैसे आएगी। अब बेसिकली यहाँ पर ये समेशन इसलिए आया कि आप यहाँ पर i भी लिख सकते हैं क्योंकि ये i है, क्योंकि जब आपने 1 से n तक की सीरीज़ चलाएंगे तो ये xi बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप i भी लिख लें, ये x बार ही रहेगा। ठीक है, अब ये x माइनस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। ये हम लोगों के पास बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफ मीन है ये वो अप्लाई होता है जिसमें हमने इसको प्रूव भी किया था। ये मैं आपको पहले भी काफ़ी टाइम्स करवा चुकी हूँ। उसमें ये होता है हम लोगों के पास कि माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ वाली जो फॉर्म है इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है विद समेशन, जहाँ पर आई है समेशन सिर्फ उसके साथ अप्लाई होता है और स्क्वायर को भी सेपरेट कर देंगे। ये बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब इस फॉर्म पे समेशन अप्लाई होगा तो ये एक्स बार है तो इसके साथ समेशन अप्लाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एन आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर। तो वो जो दोनों फॉर्म्स है 1 बाय 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 1/2 पाई n/2 सिग्मा n e की पावर माइनस जो सेकंड टर्म थी पहले आप वो लिख लें जो कि है माइनस एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, और जो दूसरी वाली है वो है ई की पावर माइनस समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। आप पहली वाली भी लिख सकते हैं और बाद वाली भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो जी एक्स बार और म्यू है ये वाली टर्म हम लोगों के पास बन जाएगी ये वाली, यहाँ तक ये जी ऑफ एक्स बार और म्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये म्यू भी आ रहा है और एक्स बार भी आ रहा है। तो ये जी ऑफ एक्स में बन जाएगा और x1 से xn तक की क्या सीरीज़ है xi, ये जो है ये आपके पास xi बना है। तो इसका मतलब है कि xi वाली सीरीज़ क्या है, ये मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स बार म्यू किसके इक्वल बनेगा, वो हम लोगों के पास इक्वल बनेगा 1/2 पाई n/2 सिग्मा ऑफ n के, और आगे आ जाएगा e माइनस एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हम लोगों के पास g ऑफ x बार म्यू आ जाएगा और h ऑफ x1 से xn तक किसके इक्वल बनेगा, वो ये वाली टर्म है, वो जस्ट मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये वाली टर्म जो है वो ये आ जाएगी और बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म है वो g ऑफ x बार म्यू बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे द फर्स्ट फैक्टर। अब हम लोगों के पास 2 फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द फर्स्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन एक्स बार। ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है एक्स बार यानी कि इस पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एक्स बार एंड म्यू और उसके साथ है म्यू, ठीक है। और जो सेकंड फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और एक्स बार पे, ठीक है, नॉट म्यू, उसमें म्यू नहीं आ रहा। सो एक्स बार इज़ अ सफिशेंट एस्टिमेटर फॉर पैरामीटर म्यू। तो हम लोगों के पास सिर्फ ये वाली जो टर्म है हम लोगों ने ये बताई है कि जो एक्स बार है वो सफिशेंट एस्टिमेटर है पैरामीटर म्यू का। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.10 का पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.11। क्वेश्चन नंबर 15.11 की हमारे पास स्टेटमेंट है रैंडम सैंपल ऑफ n1 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हैज़ मीन x बार 1 एंड वेरिएंस s1 स्क्वायर। A second sample of n2 observations has mean x bar 2 and variance s square 2. Show that an unbiased estimator of the population mean mu is given by n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2, and an unbiased estimator of the population variance sigma square is given by n1 s1 square plus n2 s2 square divided by n1 plus n2
-2। ये पूरा प्रूफ जो है ये हम लोगों के पास एज इट इज़ मेंशन हुआ हुआ है पेज नंबर, इसी बुक के पेज नंबर 82 और 83 पे, कि आप लोगों के पास यहाँ पर सबसे पहले अननोन मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, जिसमें मीन जो है वो x⁴ और वेरिएंस को आप लिखेंगे s1 स्क्वायर। और सेकंड सैम्पल में n2 ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास x⁴ और s2 स्क्वायर वैल्यूज़ गिवन है। आपने अनबाइस्ड एस्टिमेटर को प्रूफ करते हुए यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है, और वेरिएंस को सॉल्व करते हुए आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। मीन के लिए ये चीज़ आ जाएगी और वेरिएंस के लिए ये चीज़ आ जाएगी। बेसिकली ये हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस के लिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं इसका आंसर पेज नंबर 82 और 83 पे ऊपर। ये हम लोग डायरेक्ट पहले कर चुके हैं, ये एज इट इज़ इसका आंसर है पेज नंबर 82 और 83 पे। इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है बुक के पेज नंबर 82 पे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस फर्स्ट कंसीडर 2 रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n1 एंड n2। यहाँ से लेकर ये पूरा मार्क होगा, जिसमें फर्स्ट x⁻c यानी कि कंबाइंड मीन की वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर n1 और प्लस n2 बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n, ये भी n1 और x⁻1 प्लस n2 x⁻2। तो एक्सपेक्टेशन x⁻1 और x⁻2 पे जब अप्लाई हो जाएगी तो जहाँ जहाँ पर x⁻1 और x⁻2 है वहाँ पर आ जाएगा म्यू। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हम लोगों के पास म्यू रह जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड जो स्टेप है, हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर के लिए अप्लाई करना है। तो वो हम लोगों के पास सिंपल जो फॉर्म होती है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर के अकॉर्डिंग बनता है n डिवाइडेड बाय n-1 s स्क्वायर। अब यही फॉर्म को हम n1 और n2 की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा n1 s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 - 1, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 - 1, और दोनों जो हैं वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होंगे, ठीक है। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर सेपरेट एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n1 s1 स्क्वायर डिवाइडेड इज इक्वल्स टू ये जो n1 - 1 सिग्मा स्क्वायर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों सेम केसेस में ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 1 और जिसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। यानी कि n1 s1 स्क्वायर और n2 s2 स्क्वायर को दोनों को तो एक तरफ रख लेंगे, और n1 - 1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 - 1 सिग्मा स्क्वायर को एक तरफ रख लेंगे। और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा n1 सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर बेशक आप बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा -1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस n2, यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये -1 ये हो जाएगा -2, और सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ गया। अब उसके बाद ये फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। इसी फॉर्म के नीचे आप ये वाली फॉर्म डिवाइड कर देंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक इसका आंसर पेज नंबर 83 पे यहाँ तक आप लोग मार्क करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ तक हम लोगों के पास है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15.12। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15.11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15.12 में सबसे पहले हम लोगों के पास स्टेटमेंट है 2 सैम्पल्स ऑफ साइज n1 एंड n2 रेस्पेक्टिवली एंड ड्रॉन फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द 2 सैम्पल मीन्स आर डिनोटेड बाय x⁻1 एंड x⁻2 रेस्पेक्टिवली। 2 estimators are defined as follows. T1 is equal to n1 x⁻1 plus n2 x⁻2 divided by n1 plus n2, and T2 is equal to x⁻1 plus x⁻2 divided by 2. Part A में है show that n1 n2 approaches to infinity, variance of T1 approaches to 0, and hence T1 can be thought of as a consistent pooled estimator for mu. B है show that part 1 T2 is also an unbiased estimator for mu. Part 2 है variance of T2 is equal to sigma square by 4 1 by n1 plus 1 by n2, hence that T2 is also a consistent estimator for mu. C में है show that variance of T1 divided by variance of T2 is equal to 4 n1 n2 divided by n1 plus n2 square, and thus in general variance of T1 is less than variance of T2. सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि आपके पास 2 सैम्पल्स है n1 और n2, जिसमें आप लोगों के पास पॉपुलेशन गिवन है मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द
टू पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग सैम्पल मीन x⁻1 और x⁻2 दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो एस्टिमेटर है वो T1 का ये है और T2 का ये है। आपने फर्स्ट पार्ट में शो करना है सिर्फ T1 को, आपने सिर्फ T1 को सॉल्व करना है, जिसमें T1 को सॉल्व करने के बाद आपने N1 और N2 जहाँ पर होगा सबसे पहले आपने उसको अप्रोच करना है इन्फिनिटी पे, और वेरिएंस ऑफ T1 का आंसर होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि जब आप N1 और N2 को जब अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी के इक्वल तो वेरिएंस ऑटोमेटिकली 0 आना चाहिए। और T1 जो है वो आपने बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट पूल्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू है या नहीं। उसके बाद पार्ट बी में आपने फर्स्ट पार्ट में शो करना है T2 को, इसमें सिर्फ T1 सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ T2 को सॉल्व करते हुए आपने यहाँ पर बताना है कि ये अनबॉइस्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू है या नहीं। उसके बाद यहीं पर आपने वेरिएंस ऑफ T2 भी निकालना है जो कि आप लोगों के पास इस चीज़ के इक्वल है, और यहाँ पर बताना है कि T2 आपके पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू है या नहीं। और उसके बाद दोनों पार्ट्स में फर्स्ट यहीं पर आपने वेरिएंस ऑफ T1 भी सॉल्व करने है, क्योंकि वही आपने अप्रोच करना है 0 को। तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ T1 आ जाएगा, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ T2। दोनों के आंसर्स आपके पास आएंगे और वो कुछ इसके इक्वल होने चाहिए, और दोनों के आंसर्स इक्वल होने के बाद आपने ये बताना है कि क्या वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 के। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.12 इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.12 में T1 और T2 की दोनों की फॉर्म्स है, हम लोग यहाँ पर वो लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करना है T1 सॉल्व करना है, जस्ट T1 पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो T1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेशन देन वेरिएंस। सबसे पहले जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/N1 + N2। नेक्स्ट आ जाएगा N1 एक्सपेक्टेशन से वेरिएबल पर डिफाइन होती है, बाकी सैम्पल्स पे नहीं होगी तो वो बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻1 + N2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻2। अब जैसा कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया कि जहाँ जहाँ पर मीन होगा वहाँ पर म्यू पुट करना, और जहाँ पर वेरिएंस होगा वहाँ पर सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों के पास मीन है तो यहाँ पर म्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों के पास ये म्यू जो है वो दोनों फॉर्म में सेम आ रहा है, तो आप कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय N1 + N2, N1 + N2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बेसिकली जो अभी हम लोगों ने केस पढ़ा है, ये जो प्रूफ करना था हम लोगों ने, वो भी यही सब था कि एक्सपेक्टेशन अप्लाई की कंबाइंड मीन जो था वो भी यही कंबाइंड मीन यही चीज़ थी। तो इसी तरह से हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 का आंसर म्यू ही आया था उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोगों के पास यही फॉर्म है, लेकिन हमने इस फॉर्म के ऊपर अप्लाई करना है वेरिएंस। जब वेरिएंस अप्लाई होता है किसी भी फॉर्म के ऊपर तो वो उसका स्क्वायर कर देता है, तो ये बन जाएगा 1/N1 + N2 स्क्वायर। आगे आ जाएगा N1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x⁻1 + N2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x⁻2। जहाँ जहाँ पर हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ x⁻ है वहाँ पर हम लोगों के पास वेरिएंस का हमें पता है कि वो सिग्मा स्क्वायर बाय n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय N1 और सिग्मा स्क्वायर बाय N2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो लिखा। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर कॉमन है बाहर लिख लेंगे, ये वाला N1 + N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2 स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पूरी फॉर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ T1 की जो फॉर्म है वो बनेगी सिग्मा स्क्वायर बाय N1 + N2। अब जैसा कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जहाँ पर N1 + N2 N1 और N2 होगा वहाँ पर आपने इन्फिनिटी लिख देना है और इसका आंसर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब N1 और N2 है वो जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे, तो ये हम लोगों के पास केस इस तरह से बन जाएगा कि सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड हो वो उसको 0 कर दे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ T1 हो जाएगा अप्रोचेज 0, यानी कि वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये बताया है कि T1 जो है वो कंसिस्टेंट पूल्ड एस्टिमेटर है म्यू का, यानी कि इसका आंसर हम लोगों के पास पूल्ड वेरिएंस पूल्ड कंबाइंड मीन के अकॉर्डिंग, ये पूल्ड की ही पूरी फॉर्म है ना जो कि मैंने अभी आपको बताई, पूल्ड कंबाइंड मीन के अकॉर्डिंग इसका आंसर म्यू के इक्वल है। तो ये कंसिस्टेंट पूल्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू है। नेक्स्ट पार्ट बी में हमने T2 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो T2 की जो फॉर्म है वो है x⁻1 + x⁻2 डिवाइडेड बाय 2। इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻1 + एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा म्यू और म्यू, ये 2 म्यू है तो ये बन जाएगा 2 म्यू डिवाइडेड बाय 2, और 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा म्यू के इक्वल।
तो हमने यहाँ पर ये लिखा कि T2 जो है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, और पार्ट 2 में हमने वेरिएंस ऑफ T2 सॉल्व करना है। तो वेरिएंस ऑफ T2 की जो फॉर्म है वो बनेगी x⁻1 + x⁻2 डिवाइडेड बाई 2, और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वेरिएंस। तो ये वेरिएंस जब अप्लाई हुआ किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर देता है, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 4, यानी कि 1/4। वेरिएंस ऑफ x⁻1 प्लस वेरिएंस ऑफ x⁻2 जो कि इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर बाय n1, और ये इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर बाय n2 के। तो सिग्मा दोनों में कॉमन है, आप बाहर ले लेंगे, ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 4 1/n1 प्लस 1/n2। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर जो n1 और n2 है, अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे इन्फिनिटी के साथ। तो ये पूरा जो वेरिएंस ऑफ T2 है वो अप्रोच कर जाएगा 0 के। तो यहाँ पर T2 जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर जो हम लोगों के पास है वो T2 वो म्यू के इक्वल आया है। तो ये भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। और पार्ट सी में इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ T1 और T2 दोनों के आंसर्स आए हैं 0 होने से पहले वाले, यानी कि वेरिएंस ऑफ T1 का आंसर आया था ये वाला सिग्मा स्क्वायर बाय n1 प्लस n2, और वेरिएंस ऑफ T2 का ये वाला आंसर। आपने इन दोनों आंसर्स को यूज़ करना है और ये बताना है कि क्या वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ T1 और वेरिएंस ऑफ T2। वेरिएंस ऑफ T1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2 की वैल्यू, ठीक है। अब ये पूरी फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी है। इस फॉर्म को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना ज़रा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये काफ़ी लंबी फॉर्म है। तो यहाँ पर जब आपने यानी कि आपने इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना था, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली पावर ऊपर आ जाती है और ये वाली पावर नीचे आ जाती है, यानी कि रिवर्स हो जाता है सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4n1 n2 डिवाइडेड बाय सिग्मा n1 प्लस n2। इस तरह से ये फॉर्म बन जाती है इस केस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये पूरी फॉर्म जो है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ कि ये फॉर्म बनती कैसे। ये जो फॉर्म है काफ़ी बड़ी फॉर्म है, ये बनेगी सिग्मा स्क्वायर n1 प्लस n2, ठीक है। ये बन जाएगी वेरिएंस ऑफ T1 की। उसके बाद उसी के डिनोमिनेटर में हमने बड़ी सी स्लैश डालेंगे ताकि डिफाइन हो सके वेरिएंस ऑफ T2 की, जो कि आ जाएगी सिग्मा बाय 4, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास आगे जो फॉर्म बनती है वो बन जाएगी 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय, और जब आपने इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सिग्मा स्क्वायर बाय 4, हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा n1 n2, यहाँ पर n2 आ जाएगा, यहाँ पर n1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n1 प्लस n2, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म है। तो इस नेक्स्ट हम इसको और से अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय n1 प्लस n2, बड़ी सी ब्रैकेट आ जाएगी, ये बन जाएगी सिग्मा स्क्वायर n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 4n1 n2, और यही फॉर्म जो है हमने इसका रिवर्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये दोनों में आपके पास सेम है, तो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4n1 n2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा n1 प्लस n2, ये दोनों में सेम है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएंस ऑफ T1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ T2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास ये जो फॉर्म है n1 प्लस n2 स्क्वायर, और यहाँ पर जो फॉर्म है वो है n1 n2, ये 4n1 n2, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी फॉर्म बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n1 और n2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली फॉर्म यहाँ पर हम लोगों के पास बड़ी है, और n1 प्लस n2 स्क्वायर ये वाली फॉर्म छोटी है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद n1 n2 प्लस n2 स्क्वायर लेस ग्रेटर देन 4n1 n2, और इसको हम लोगों ने 0 के इक्वेट कर दिया। अब जब हम लोगों ने 0 के इक्वेट किया, यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमने स्क्वायर को ओपन किया, ये आ जाएगा n1 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 प्लस n2 स्क्वायर माइनस 4n1 n2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये वाली दोनों फॉर्म सेम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा साइन माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा n1 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 प्लस n2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ये पूरी फॉर्म जो है n1 माइनस n2 स्क्वायर का ये पूरी फॉर्म बन जाएगी जो कि है ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है कि ये आपके पास जो है
ये पूरी फॉर्म जो है वो सॉल्व हो गई है और वो ग्रेटर देन ही आ रही है, तो विच इज़ ट्रू। यहाँ तक जो है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.12 का पार्ट सी वो भी हम लोगों के पास पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.13। क्वेश्चन नंबर 15.13 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरियन ऑफ एस्टिमेशन बाय द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इसका आंसर है पेज नंबर 85 पे। बुक के पेज नंबर 85 पे यहाँ पर जो हम लोगों के पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड का जो पूरा टॉपिक है, हमने ये बताना है कि क्या मैक्सिमम लाइक्लीहुड के ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोगों के पास एस्टिमेटर्स में आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर, कौन कौन से आते हैं, कंसिस्टेंट आता है, एफिशिएंट आता है, सफिशिएंट आता है, बट नॉट नेसेसरी अनबाइस्ड। अनबाइस्ड नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड इज एप्लीकेबल टू बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसका आंसर आप लोग यहाँ तक मार्क करेंगे। उसके बाद पार्ट बी की स्टेटमेंट है, डिफाइन द टर्म लाइक्लीहुड फंक्शन एंड डिस्क्राइब द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सबसे पहले आपने लाइक्लीहुड फंक्शन के बारे में बताना है और उसके बाद मैथमेटिकल टेक्निक बतानी है कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 87 पे। तो बुक के पेज नंबर 87 पर यहाँ पर हम लोगों के पास मेंशन है, द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ फाइंडिंग ML एस्टिमेटर इज़ प्रेजेंटेड एज बिलो। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी पूरी फॉर्म बतानी है। ये पूरी फॉर्म लिखने के बाद आपने ये बताना है कि जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो यहाँ पर बना है, रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर थीटा, रिकॉर्डिंग एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर थीटा, लेकिन जिस पैरामीटर थीटा के साथ ये फंक्शन चलता हुआ आ रहा है x1 से xn तक, ये पूरा जो है ये हम लोगों के पास लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ द सैम्पल बनता है, जिसको हम डिनोट करते हैं L ऑफ थीटा से। ठीक है, जो कि आता है पार्शियल प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n और इसी पूरी फॉर्म का f ऑफ x i थीटा। यानी कि इस पूरी फॉर्म को जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे आप इसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर आपने सिर्फ लाइक्लीहुड फंक्शन के बारे में बताना है तो वो द मैथमेटिकल टेक्निक से लेकर यहाँ तक बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरा इसका प्रोसेस बताना है तो वो नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो रहा है, जो कि है नाउ वी विश टू एस्टिमेट द अननोन पैरामीटर थीटा। तो आपने यहाँ पर लाइक्लीहुड एस्टिमेट अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक आता है। वी हैव कंसीडर्ड ओनली वन पैरामीटर थीटा, दिस मेथड में बी एक्सटेंडेड टू 2 और मोर अननोन पैरामीटर्स। यहाँ तक इसका आंसर आपके पास मार्क होता है पेज नंबर बुक के 87 तक। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन में 15.13 कंप्लीट हो गया है और हमारी आज की वीडियो भी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.10 से 15.13 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।